आज हम हिंदी के पार्ट 3 मीन्स लेसन चैप्टर नंबर 33 पढ़ेंगे। वारे हमदर्द। इसके जो लेखक है, लेखक का नाम यहाँ पे दिया है घनश्याम अग्रवाल। हाँ, घनश्याम अग्रवाल के परिचय दिया गया, मतलब उनका इंट्रोडक्शन दिया गया है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, उनके बारे में बताया गया, और प्रमुख कृतियाँ मतलब उन्होंने कौन कौन सी रचनाएँ की है उसके बारे में। और पहले लेखक के परिचय पढ़ते, फिर इसके बाद ये जो वारे हमदर्द, हमदर्द तो आपको मालूम ही, हमदर्द मतलब क्या होता है। जैसे हिंदी में उसे बोलते हैं सहानुभूति, और अंग्रेजी में उसे बोलते हैं सिंपैथी देना, मतलब दूसरों की उसको थोड़ा सांत्वना देना, उसको हमदर्द बोलते हैं ना। यहाँ पे जो लेखक है घनश्याम अग्रवाल, उनका जन्म 1942 महाराष्ट्र के अकोला ज़िला में हुआ। अकोला महाराष्ट्र का एक ज़िला है, वहाँ पे हुआ है। उनके बारे में दिया है परिचय, मतलब उनका इंट्रोडक्शन दिया गया है। घनश्याम अग्रवाल जी का रुचि, मतलब उनका जो इंटरेस्ट, रुचि मतलब होता है इंटरेस्ट, अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुआ। अध्ययन मतलब स्टडी में, ज़्यादातर उनका लेखन में, लेखन मतलब लिखने में, तभी तो वो लेखक कहलाए। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में डालना आपके लेखन की विशेषता। मतलब उनके जो लेखन, मतलब वो जो उनकी ज़्यादा का जो रचना है, वो ज़्यादातर कैसे है, हास्य व्यंग है। मतलब क्या, हास्य मतलब क्या होता है, हास्य मतलब होता है हंसी, व्यंग मतलब होता है जैसे इंग्लिश में क्रिटिसाइज करना, और दूसरा शब्द है तटाच, कटाक्ष करना। हाँ, मतलब आप कोई बात, कोई घटना जो आपके आसपास, मतलब उनकी ज़्यादा का जो रचना और जो आसपास की जो स्थितियाँ हैं, जो घटना है, उसमें से हास ढूंढते थे, उसी में उसी के बारे में लिखते थे, लेकिन इस तरह से लिखते जैसे पढ़ने वाले को उसमें हंसी आता है, साथ साथ में उसके बारे में एक कटाक्ष दिया रहता है, मतलब एक क्रिटिसाइज दिया रहता है, उसके बारे में बताया जाता है कि सच्चाई, या उसके बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं विश्लेषण के बारे में दिया जाता है। ये इनकी एक विशेषता है, उनका एक स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं कि उनका ये एक, जिसे आप बोल सकते हैं उनका ये लेखन की एक विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। मतलब जब कवि सम्मेलन होते हैं तो एक कवि भी है, और उनकी जो कविता है वो हास्य व्यंग है। हाँ, तो ये गद्य भी लिखते हैं और पद्य भी लिखते हैं। गद्य जैसे हम कहते हैं निबंध हो गया, कहानियाँ हो गया, इसे गद्य बोलते हैं। पद्य मतलब होता है कविता, ये आप लोगों को मालूम है ना। प्रमुख कृतियाँ उन्होंने क्या क्या लिखा है, देखो, हंसी घर के आईने, हंसी घर, सीधे से उनकी जो रचना है उसमें मालूम पड़ रहा है हंसी शब्द आएगा, तो मतलब आज़ादी के दुम, आई एम सॉरी, ये भी एक हास्य कविता है, आई एम सॉरी, अपने अपने सपने, लघु कथा है, लघु मतलब छोटी सी कथा है, संग्रह। तो जो लेखक है वारे हमदर्द के घनश्याम अग्रवाल जी एक हास्य व्यंग्य लेखक है, और उनकी जो रचना है वो ज़्यादातर हंसी, और जिसे आप बोलते हैं मजाकिया, उसमें झलकती है। अब इस गद्य संबंधी आपको थोड़ा सा गद्य के बारे में, मतलब ये जो लेसन है, जो ये पाठ है, हिंदी में जो लेसन को हम पाठ बोलते हैं, हाँ पाठ। तो प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध, तो ये जो गद्य एक निबंध है, हास्य व्यंग निबंध। कैसा है निबंध, हास्य व्यंग। लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद, विनोद मतलब होता है यहाँ पे हंसी मजाक, हाँ, को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। मतलब यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक लेखक का दुर्घटना होता है, और किस तरह से हंसी के माध्यम से उन्होंने एक्सप्रेस किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह से पीड़ादायी बन जाता है। पीड़ादायी मतलब तकलीफ, पीड़ा मतलब होता है तकलीफ, दायी मतलब नुकसान हो जाता है। यह बहुत ही सुंदर तरीके से, मतलब जब लेखक का एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब उनका दुर्घटना हो जाता है, मैं यहाँ पे बीच बीच में आपको इंग्लिश के शब्द भी यूज करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। दुर्घटना को इंग्लिश में एक्सीडेंट बोलते हैं। हाँ, अब दुर्घटना कैसे लिखा है उसका आपको स्पेलिंग आना चाहिए अच्छे से। हाँ, द पे छोटी की मात्रा है, फिर घ लिखा है, फिर ये री दिया है, री ऋषि ऊपर दिया है, फिर ट, फिर न पे आके मात्रा।
हिंदी मराठी में ज़्यादातर स्पेलिंग मिस्टेक होता है, गलतियाँ होती है, स्पेलिंग पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब जब लेखक का दुर्घटना हो जाता है, मतलब सड़क दुर्घटना हो जाता है, लेखक अस्पताल में पहुंच जाता है, हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, उसे देखने वाले उसके रिश्तेदार आते हैं, उसके दोस्त आते हैं और किस तरह से हमदर्द बन के आते हैं, लेकिन उस हमदर्दी उसे ऐसा महसूस हो जैसे उसके लिए नुकसानदायक है। तो किस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया, इसे हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पे भाषण सुन के आ रहा था, तो सामने एक कार आ रही थी। लेखक बता रहे कि जब लेखक पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पे भाषण सुन के आ रहे थे, मतलब कहीं पे भाषण सम्मेलन में गए थे, वहाँ पे पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पे भाषण हो रहा था। पूंजीवादी तो आपको मालूम है, जिसे इंग्लिश में कैपिटलिस्ट बोलते हैं। पूंजी मतलब होता है मनी, रुपया, पैसा। और समाजवादी मतलब जो समाज के हितों पे, समाज के भलाई पे है, उसे समाजवादी बोला जाता है। तो जो अर्थव्यवस्था पे भाषण सुन के आ रहे थे, और जब वो आ रहे थे, सामने से एक कार भी आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लेखक कहते हैं कि या तो भाषण के प्रभाव से, मतलब भाषण इतना अच्छा था, उसके प्रभाव से शायद लेखक साइकिल अधिक तेजी में चला रहे थे। यहाँ पे लिखा ना, मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया। कार को गुस्सा अधिक मतलब कार स्पीड में थी। यह मैं निश्चित रूप में नहीं कह सकता, क्योंकि लेखक को वो निश्चित रूप से नहीं कि गलती किसकी थी, मेन की थी कि कार वाले की। सीधी सी बात है, कार वाले की, कार तो बड़ा है। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरों को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में, घृणा मतलब होता है नफरत होता है, घृणा का मतलब क्या होता है, नफरत होता है। मैं यहाँ पे जो वर्ड्स अंडरलाइन किया हूँ उसका मतलब आप लोग लिख लेना। घृणा मतलब होता है नफरत। क्या, जब कार और साइकिल जैसे जैसे नज़दीक आए, जैसे एक दूसरे को विरोधियों मतलब जैसे आप बोलते हैं ना, ये मेरा ऑपोजिशन है, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, तो एक दूसरे को नफरत की नज़र से देखते हो आपस में, मतलब एक्सीडेंट हो गए, भिड़ गए। मैंने खामा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। लेखक ने कहा कि जो भाषण सुन के आते उसमें बिना ही मतलब मैं सोच में पड़ गया और उसमें अपनी टांग अड़ाई मतलब टांग अड़ाना एक मुहावरा है, जिसे बोलते हैं बाधा डालना, रुकावट डालना। तो ये टांग अड़ाना क्या हो गया, मुहावरा हो गया। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। उस दुर्घटना की वजह से लेखक की टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। इंसानियत आपको तो मालूम है, जो इंसान एक इंसान की मदद करता है उसको इंसानियत कहते हैं। तो लेखक कहता है दुर्घटना के बाद भी आज भी इंसानियत कायम है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। मतलब जब लेखक का दुर्घटना हुआ तब वहाँ पे जो सड़क पे आसपास जो लोग थे, लेखक की मदद के लिए और भागे। आजकल आपने सुना होगा, देखा होगा, जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो आगे मदद के लिए आते हैं। सब अपने अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करने में झिझकते हैं, या पुलिस के थाने में चक्कर में ना भागे, इसके लिए वो नहीं आते। लेकिन ऐसे भी आज इंसानियत कायम है, जो लेखक बता रहे हैं। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पे पाया और इर्द गिर्द मतलब आसपास कुछ परिचित अपरिचित मतलब जाना, अपरिचित मतलब जिसे आप पहचाने चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता मतलब होते खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने कहराते हुए पूछा, कहराते मतलब जब आपको दर्द होता है शरीर में, या जब आपको, तो आपकी आवाज़ में थोड़ा स्पष्ट नहीं रहता है, तो कहराना रहता है, मतलब आप स्पष्ट नहीं, तो मैं कहाँ हूँ। तो इस अनुच्छेद में, मतलब इस पैराग्राफ में लेखक बता रहे हैं कि जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पे पाया और आसपास देखा तो वहाँ पे कुछ जाने और पहचाने चेहरे खड़े थे, और उनके चेहरों पे, जो आसपास खड़े थे,
एक खुशी की लहर हो गई। खुशी की लहर क्यों हो गई? क्योंकि लेखक दुर्घटना से बच गए ना। दुर्घटना में ज़्यादातर जान चली जाती है, लेकिन यहाँ पे लेखक बच गए, तो इसके लिए लोग खुश थे। हाँ, लेखक बच गए, सही सलामत है। और मैंने कहराते हुए पूछा, लेखक ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में, आपका एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता, लगता है मेरा होश आने तक हुआ इसलिए रुका रहा। जब लेखक पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो जो आसपास जो खड़े थे उनमें से एक आदमी था, बोलता है कि आप एक सार्वजनिक अस्पताल में हो। सार्वजनिक मतलब जिसे हम बोलते हैं सरकारी अस्पताल, पब्लिक हॉस्पिटल में हो, और उस पब्लिक हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में। आप देखोगे एक जनरल वार्ड होता है, एक प्राइवेट होता है। जनरल वार्ड में ज़्यादातर पेशेंट की संख्या ज़्यादा रहती है, मरीजों की संख्या, और जो प्राइवेट वार्ड में रहते हैं वो उसमें अलग अलग कमरे बने रहते हैं, जो एक पेशेंट के लिए एक रहता है। तो इस तरह तो बताता है कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, और बोलता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आपके पैर में फ्रैक्चर आया, जिसे घबराने की बात नहीं है। लेखक को ऐसा महसूस होता है कि वो इसीलिए अभी तक अस्पताल में रुका, ये मुझे जवाब देने के लिए। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत है, दूसरी टांग रेत की थैली के सारे एक स्टैंड पे लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। लेखक ने जब अपने आप को देखा, अपने टांग को देखा, एक टांग तो सही सलामत थी, दूसरी टांग को लटकाया गया था एक स्टैंड के सारे, ताकि वो सही से वो फ्रैक्चर जो हुआ है उसको सही से। लेखक को उस समय एक कहावत सूझ आई कि टांग को टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। तो आप लोगों को तो मालूम है, सार्वजनिक अस्पताल जिसे हम बोलते हैं पब्लिक हॉस्पिटल बोलते हैं या सरकारी हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ का हालत क्या आपको मालूम ही है। तो लेखक के जब सार्वजनिक हॉस्पिटल का अस्पताल का ख्याल मतलब आया, तो मैं काँप उठा, मतलब उन्हें घबराहट हो गया। ऐसा अस्पताल वैसे तो एक खतरनाक शब्द है, आप तो जानते हैं, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका, सार्वजनिक मतलब पब्लिक या सरकारी, तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन में होने का समय आ गया। मतलब कहने का मतलब है, आपको तो मालूम है सार्वजनिक अस्पताल में लेखक यहाँ क्या बताना चाहता है, हाँ, कि सार्वजनिक अस्पतालों में सुविधा कम होती है, जिसके वजह से मरीजों की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि सार्वजनिक शब्द जो चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा, आत्मा मतलब आप तो मालूम है, परमात्मा मतलब ईश्वर के मिलन होने का समय आ गया। तो इस तरह से जो बातें हैं ये लेखक के मन में चला। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। देखो, उनका दुर्घटना हुआ है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, अब अस्पताल में भर्ती होना भी एक दुर्घटना है। तो किस तरह से वो स्थिति जो उनके साथ हुआ, जो और उस किस तरह से हंसी के रूप में वो सोच रहे और बता रहे हमें। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आए। वो मिलने जुलने कई बार अधिक आते और कभी कभी इतना परेशान करते कि मरीज का आराम हराम हो जाते। जिसकी मरीज को खास ज़रूरत हो, जनरल वार्ड का तो एक नियम है, आप मरीज को एक निश्चित समय पर आखिरी तकलीफ दे, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचित रिश्तेदार मित्रों आओ। लेखक यहाँ पे सोचता है कि जो उनसे मिलने के लिए आए, मतलब उनके हालचाल के लिए आए थे, मतलब जिसे लेखक बोलते हैं वो हमदर्दी जो जताने के लिए आए थे, उनसे काफ़ी उनको परेशानी को, बहुत लोग अधिक आ रहे थे उनसे मिलने के लिए, अच्छी बात है उनका हालचाल, लेकिन उनको परेशानी इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जनरल वार्ड रहता है उसमें क्या रहता है कि एक टाइम दिया रहता है, एक समय दिया रहता है, उस समय में आना पड़ता है लोगों को मरीजों से मिलने के लिए। लेकिन प्राइवेट वार्ड में ऐसे कुछ नहीं है, आप कभी भी जाके प्राइवेट वार्ड में मरीज में जो आपके जो मरीज है उससे आप मिल सकते हैं। हाँ, तो वही लेखक कहते बार बार आते, मरीज को आराम भी नहीं मिलता है, जो आराम के लिए वो एडमिट हुआ है, मतलब भर्ती हुआ है हॉस्पिटल में, उसको तो वही बोले कि उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, उनके मित्र आ रहे हैं, जाने पहचाने हम, आओ जब भी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं हो। लेखक बोलते जब भी आओ, कभी भी आओ, कोई समय का बंधन नहीं, कोई टाइम
लिमिट की। अपने सारे बदले लेने की यही वक्त है। लेखक बोलता है कि लेखक से जो बदला लेने का यही सही समय है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। ये यहाँ पे लेखक क्या बता रहे हैं, जैसे आप लेखक ने भी हमदर्दी जताया होगा अपने दोस्तों से, तो उनके दोस्त भी हमदर्दी जताने के लिए आ गए। तो वही कह रहे कि बदले का बदला। मिलने वाले को ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। लेखक को ऐसे मिला, लेखक यहाँ पे इतने परेशान हो रहे कि जो मिलने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें आराम नहीं मिल रहा, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने का सबसे पहले वो लोग हैं जिनकी टांग या कुछ और टूटने पे भी मैं कभी उनसे मिलने गया था, मानो वो उसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कब मेरी टांग टूटे और कब वो अपने एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी थी कि देख बेटा, वक्त सब पे रहता। लेखक बताते कि कौन कौन मिलने आए थे। पहले तो बता रहे कि वो मिलने आए थे जब जिनका टांग टूटी थी या कुछ दुर्घटना हुआ था, लेखक को गए थे और उन्होंने हमदर्दी बताई, तो उसका एहसान चुकाने के लिए लोग आए थे, ऐसा लग रहा था लेखक को। दर्द के मारे तो एक मरीज को वैसे नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते, खासकर वो लोग जो सिर्फ औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटी निभाने आते। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आया मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वो सोचने लगे, यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चला कि वो मिलने आए। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आँख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो यहाँ पे कुछ लोग लेखक को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मिलने आते हैं, और लेखक बता रहे हैं उनके ऑफिस के बड़े बाबू यहाँ पे बाबू मतलब यहाँ पे क्लर्क होते हैं, जैसे बड़े बाबू, तो उनसे मिलने आए थे। लेखक सो रहे थे और जब जाने लगे कि लेखक सो रहे हैं, अभी मुझे चलना चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि नहीं उनसे मिल के जाना चाहिए, तो सोचेंगे कोई बड़े बाबू मिलने नहीं आए मुझसे। तो उन्होंने उठाने की कैसी कोशिश की, उनके टांग पे जोर से दबा दिया और लेखक को दर्द हुआ और पूछते बड़े बाबू कैसा दर्द। मोहल्ले वाले मतलब उनके जो सोसाइटी में जो रहते हैं मोहल्ले वाले, उनके घर के आसपास सब फुर्सत में थे, मतलब खाली समय थे। उस दिन जब सोनाबाई अपने मतलब उनकी पड़ोसी होगी सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ लेखक को देखने के लिए अस्पताल में। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। लेखक को लगा कि आज फिर से कोई दुर्घटना। आते ही उन्होंने मेरे और इशारा करते हुए बच्चों से, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों को कहा जाता है, ये देखो बंद है। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरी मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेके कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती का थैली पे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं उसके पहले कि उसे मना कर, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोल रही, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई, समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी मैं, भीतर तक काँप गया। यहाँ पे लेखक बताते उनके जो मोहल्ले में एक सोनाबाई जी थे, वो अपने 4 बच्चे के साथ मिलने आए। लेखक को लगा बच्चे तो है, शरारती तो करें, कोई एक बच्चा दवा के साथ खेल रहा है, एक बच्चा जो लेखक के टांग के साथ लटकी थैली पे बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था, एक कुर्सी पे चढ़ा था, इस तरह से खेल रहे थे। और एक बच्ची जो थी, जो सोनाबाई के साथ उनकी लड़की, उसके हाथ से दवा गिर, और सोनाबाई क्या कहती है कि दवा गिरना शुभ होता है, पेड़ा खिलाओ, क्योंकि दवा गई तो बीमारी गई। तो यहाँ पे लेखक को आराम भी नहीं मिल रहा है और वो आराम के लिए अस्पताल में आए। तो इस तरह से उन्हें जब सोनाबाई ने कहा मैं फिर आऊँगी, तो लेखक अंदर से काँप गया, मतलब घबरा गया, अब फिर मुझे आराम नहीं मिलेगा जिसके लिए मैं अस्पताल में हूँ। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद होती है, तो विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे से गांव से मिलने आते हैं। यहाँ पे तो लेखक बता रहे हैं, ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आके रुकी, उससे से निकल के एक आदमी आते ही मेरी छाती पे सिर रोक कर औंधा पड़ा रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम
तुम्हें क्या हो गया? कार वाले को सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोते रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आँख मिलाया तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। मतलब यहाँ पे एक लेखक एक बात बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ है, एक आदमी गांव से आया, जो टैक्सी से आया, और वो लेखक के प्राइवेट वार्ड में गया और वहाँ पे लेखक के शरीर पे, मतलब उसके छाती पे सर रख के रोने लगा। और जब वो लेखक को ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि मैं गलत कमरे में आ गया, मैं अनजान रिश्तेदार से अपने मिल रहा हूँ, और वो माफ़ी मांग के चला गया। तो यहाँ पे लेके इस तरह से बताते कि कुछ लोग इतने हमदर्दी निभाते कि देखते नहीं कि मैं किससे मिल रहा हूँ किससे नहीं। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल, मतलब जो गांव से आदमी आया था वो गुप्ता जी से मिलने आया था, शायद गुप्ता जी का भी एक्सीडेंट हुआ हुआ था। हे अच्छा भाई माफ़ करना, वो ऐसा बोल के चला गया। कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पाया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उस मेरे रिश्तेदार या करीबी मित्र समझ कर टैक्सी वाले को पैसे दिए। यहाँ पे लेखक को सबसे बड़ा गुस्सा उसके अपने पत्नी पे आया। क्यों? क्योंकि पत्नी ने समझा शायद लेखक के कोई मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, इसलिए टैक्सी वाले को भाड़ा दे दिया, पैसे दे दिए। तो लेखक को लगा कि ये तो मेरा कोई है भी नहीं, तो भी मेरी पत्नी ने उसको अपने रिश्तेदार समझ के। हमदर्दी जताने वाले में वो लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। उनके शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी मतलब जो बिना बात की बात होती, कविताओं से सारा शहर परेशान थे। तो लेखक बताते हैं कि उनके शहर में एक कवि है जिनका नाम है श्री लपकानंद, और उनसे लेखक दूर रहते। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते भाग खड़ा, जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबा आ पहुँचाते कहने लगा, मैं तो पिछले साल 5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच रहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में सोचता हूँ। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इस संदर्भ में यह कविता बनी, यह के झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। यहाँ पे लपकानंद जो कवि थे, हाँ, वो लेखक को कविता सुना रहे। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई टांग, मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वो मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही थी, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही है, बोल बेटा अभी मुझसे भागेगा। मतलब यहाँ पे कवि लपकानंद को मालूम था कि वो उनकी कविता सुनते नहीं थे लेखक, तो और वो उन्होंने अपनी कविता भी सुनाई थी। तो कवि लेखक को महसूस हुआ कि कवि के आँख को देख के कि एक आँख को ऐसे पूछ रही कविता कैसी, दूसरी आँख बेटा अब मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई उन्हें और कविता सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया, मतलब उसे विदा ले लिए। अब मैं रोज़ इस